एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहूँगी मेधज न्यूज़ की श्रृंखला एक्सपर्ट स्पीक पर, जहां हम फिर मुलाकात करेंगे एपिसोड 1 के मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जाने माने होम्योपैथिक विशेषज्ञ डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी से, जो गौरांग क्लिनिक एंड सेंटर फॉर होम्योपैथिक रिसर्च के संस्थापक और चीफ कंसल्टेंट भी हैं। पिछले एपिसोड में डॉक्टर गुप्ता ने हमें ब्लैक फंगस नाम के जानलेवा इन्फेक्शन से अवगत कराया था और इसके होम्योपैथिक उपचार के बारे में भी हमें जानकारी दी थी। इस महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करके हमारे दर्शक हमसे जुड़े और उन्होंने हमसे कुछ सवाल पूछे जो हम डॉक्टर गुप्ता के सामने रखेंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे एक नए विषय की जिसका नाम है व्हाइट फंगस। ये कहा जा रहा है कि व्हाइट फंगस ब्लैक फंगस से भी ज़्यादा खतरनाक है और तेजी से बढ़कर लाखों को संक्रमित करने में सक्षम है। जैसा कि हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, डॉक्टर गुप्ता ने ब्लैक फंगस पे 1995 और 2002 में रिसर्च की थी और इसके परिणाम से इन्होंने ब्लैक फंगस का होम्योपैथिक उपचार ढूंढ निकाला था। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि डॉक्टर गुप्ता ने व्हाइट फंगस पर भी रिसर्च की है और इस इन्फेक्शन का होम्योपैथिक उपचार ढूंढ निकाला है। नमस्कार डॉक्टर साहब, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे कुछ ब्लैक फंगस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये हमने पाया है कि ब्लैक फंगस का प्रभाव फर्स्ट वेव में दिखाई नहीं दिया, तो ऐसा क्यों है कि सेकेंड वेव में ब्लैक फंगस इतनी तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और ब्लैक फंगस के सबसे ज़्यादा केसेस इंडिया में दिखाई दे रहे हैं? इसका कोई रीज़न? इसका जो मुख्य कारण है, इस बार जो सेकेंड वेव है, इसमें बहुत से मरीजों में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिसे हम लोग कार्टिसोन कहते हैं। कॉमन भाषा में आपने देखा होगा प्रेडनिसोलोन, वाइसोलोन, डेक्सामेथासोन, ये दवाएं इस्तेमाल की गई। फर्स्ट एपिसोड में कभी भी स्टेरॉइड देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इस बार इसकी सीवियरिटी इतनी ज़्यादा थी कि ये वायरस डायरेक्ट नाक और गले को क्रॉस करते हुए डायरेक्ट लंग में पहुंच करके और इन्फेक्शन पैदा कर रहा था। यहाँ तक कि लोग कोविड निगेटिव रिपोर्ट लेके और कोविड निमोनिया से सफ़र कर रहे थे। तो इतनी इमरजेंसी में मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल मजबूरी में करना पड़ा। स्टेरॉइड्स देने के बाद ये चूँकि इम्यूनोसप्रेशन करता है, इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है और ब्लड शुगर बढ़ जाती है। तो जो फंगल इन्फेक्शंस हैं, ये जब इम्यूनिटी कम होती है तो ज़्यादा अटैक करते हैं और शुगर लेवल ज़्यादा होता है तब ज़्यादा अटैक करते हैं। तो इसको एक फर्टाइल ग्राउंड इस बार मिल गई। इसी वजह से इस बार फंगल इन्फेक्शंस की इंसिडेंस एज ए सेकेंडरी इन्फेक्शन बढ़ गई। इंडिया में क्यों है, मेरा ख्याल है हो सकता है कि विदेशों में स्टेरॉइड का इतना इस्तेमाल ना हुआ हो, इसकी वजह से वहाँ इंसिडेंस कम है। लेकिन इसका मुख्य कारण यही है कि इम्यूनोसप्रेशन हुआ और फंगस ने अटैक किया। ये कोई नया फंगस नहीं है, सालों से ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन इस बार ये उभर के आया है कि ये ब्लैक फंगस, जिसको हम लोग एस्परजिलस नाइजर कहते हैं, पिछली बार मैंने बताया था, तो ये एज ए सेकेंडरी इन्फेक्शन आता है। प्राइमरी इन्फेक्शन ये यूजुअली लोगों को असर नहीं करता। इनिशियल स्टेज में फंगल इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। क्या ब्लैक फंगस से इन्फेक्टेड एक मरीज किसी और के संपर्क में आके इन्फेक्शन फैला सकता है और क्या इस इन्फेक्शन का असर किसी विशेष आयु वर्ग में ज़्यादा दिखाई देता है? जिन लोगों का इम्यूनोसप्रेशन हुआ है, जो डायबिटिक है, उनमें ज़्यादा असर कर रहा है। जिन्होंने स्टेरॉइड लिया उनको ज़्यादा असर कर रहा है। कोई ऐसा एज ग्रुप नहीं है, लेकिन ऐसा है कि जो ओल्ड एज, जितना ज़्यादा बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी इम्यूनिटी लो होती है, उनको ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है। लेकिन ये ऐसा कोई एग्जम्पशन नहीं है कि अगर कोई युवा है तो उसमें ब्लैक फंगस नहीं आ सकता। युवाओं में भी देखा जा रहा है। इसलिए इसको ब्लैक फंगस के अटैक करने के लिए दो सिचुएशन चाहिए। इम्यून सिस्टम वीक होना चाहिए और ब्लड में शुगर लेवल हाई होना चाहिए, तभी ये अटैक करता है। एज इज़ नॉट ए पावर। क्या है इस इन्फेक्शन का डायग्नोसिस और इस इन्फेक्शन का असर शरीर के किन किन अंगों में दिखाई देता है? देखिए, इसका जो एज ए सेकेंडरी इन्फेक्शन ज़्यादातर ये ओरल म्यूकोजा, मुंह के अंदर ये छाले पैदा कर रहा है और ब्लैकिश कलर के होते हैं। इसी तरह आँखों में
जो कंजंक्टिवाइटिस हो रहा है, फंगल कंजंक्टिवाइटिस, तो आँखों में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, लाल हो जाती हैं आँखें, और बिकॉज ऑफ दिस वो ब्लैकिश का डिस्कलरेशन भी हो जाता है। और तीसरा जो ऑर्गन है जहाँ पे असर करता है, लंग्स, फेफड़ों में। लेकिन आपने देखा होगा कि दिल्ली के कुछ हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों ने एंडोस्कोपी किया तो आंतों में भी ये फंगस पाया गया है। तो इसके लिए कहीं भी स्किन पे भी असर करता है, आंखों में करता है, मुंह में करता है, लंग्स में करता है और आंतों में। तो ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जहाँ की ये अटैक ना कर सके, लेकिन मैक्सिमम इंसिडेंस आँखों में, मुंह में और लंग्स में। आपने क्वेश्चन किया था कि क्या ये एक से दूसरे में जा सकता है। ये दूसरे में कॉन्टैक्ट से तभी जाएगा जब दूसरे की इम्यूनिटी कम हो। अगर कोई इम्यून सिस्टम स्ट्रांग पर्सन है और अफेक्टेड इन्फेक्टेड पर्सन के टच में आता है तो एज ए सेकेंडरी इन्फेक्शन उसमें नहीं जाएगा। अगर किसी की रेजिस्टेंस कम है, इम्यून सिस्टम वीक है, तभी अटैक। क्या इस इन्फेक्शन से जुड़े कोई अर्ली सिम्टम्स होते हैं जिनको हमारे दर्शक ध्यान में रखकर अपना बचाव कर सकते हैं? इसमें बचाव के लिए तो सबसे ज़रूरी है कि क्लीनलीनेस, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। इस पे काफ़ी चर्चा हो चुकी है देश में, टीवी चैनल्स में, कि ये फ्रिज के उसमें रहता है, गास्केट्स में रहता है, ऑक्सीजन सिलेंडर में हो सकता है, कपड़े में हो सकता है, लिनेन में हो सकता है, तो उनको साफ़ सुथरा रखा जाए। एयरेटेड होना चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए। नमी में फंगस ये ज़्यादा ग्रो करता है। फंगस ग्रो करने के लिए नमी और हीट, अगर दोनों चीज़ें मौजूद हैं तो ये ज़्यादा ग्रो करता है। हाइजीन का ध्यान रखें और अपनी ब्लड शुगर को चेक करें। अगर ब्लड शुगर ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करें, और अगर मजबूरी में स्टेरॉइड लेना पड़ा है तो उसके साथ फिर वो डॉक्टर्स खुद ही एडवाइस करेंगे कि अगर इंसुलिन देने के बाद और ब्लड शुगर को कंट्रोल कर दिया जाए तो इसकी इंसिडेंस कम हो जाती है। कई सारे मरीज ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन से धुंधली दृष्टि और अंधेपन का सामना कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? उसका रीज़न यही है कि वो फंगल कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है, और अगर ये कार्निया में आ जाता है, इन्फेक्शन पैदा करता है, तो कार्नियल ओपेसिटी हो जाती है, डैमेज होने लगती है। उसकी वजह से जो दृष्टि है वो कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। तो इसमें प्रिकॉशंस लेना चाहिए और तुरंत क्वालिफाइड डॉक्टरों से इसका इलाज कराना चाहिए, तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे बहुत सारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ब्लैक फंगस से बचने के लिए कोई दवाइयाँ हैं जो प्रिकॉशनरी तौर पे ली जा सकती हैं, और क्या कोई तरीका है आपसे ऑनलाइन कंसल्ट करने का और आपसे जुड़ने का, इसका उपचार लेने के लिए? देखिए, कोई प्रिवेंटिव दवा नहीं है। किसी भी पैथी में हम लोग ये रिकमेंड नहीं करते कि ये दवा आप ले लीजिए तो आपको फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। ऐसी कोई प्रिवेंटिव दवा न है, न उसको लेने की ज़रूरत है। रही बात ऑनलाइन कंसल्टेशन की, तो मेरा आप ईमेल आईडी दे सकते हैं लोगों को, मेरा व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा। अगर कोई हमें कंसल्ट करना चाहता है तो मैं उनका स्वागत है, जो भी मैं मदद कर पाऊँगा मैं कर दूँगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये हमारी रही परिचर्चा ब्लैक फंगस के बारे में। आपके पिछले इंटरव्यू की हमारे दर्शकों ने पूरी प्रशंसा की और उसका लाभ भी उठाया। वहीं हमारे दर्शक एक बार फिर से अत्यधिक भयभीत हैं व्हाइट फंगस के बढ़ते प्रकोप से। यहाँ मैं हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि डॉक्टर गुप्ता ने 2003 में बायोलॉजिकल मेमोयर, जो एक इंटरनेशनल जर्नल है, उसमें इन विट्रो इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ सम होम्योपैथिक ड्रग्स अगेंस्ट कैंडिडा एल्बाइकन्स नाम का एक पेपर पब्लिश किया था। साथ ही साथ 2015 में डॉक्टर गुप्ता ने इंडियन जर्नल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी में एंटी कैंडाइडल एक्टिविटी ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स एंड इन विट्रो इवैल्यूएशन नाम के पेपर को पब्लिश किया था। इसी रिसर्च के साथ डॉक्टर गुप्ता ने व्हाइट फंगस का होम्योपैथिक उपचार निकाला है। आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं व्हाइट फंगस के बारे में। डॉक्टर साहब, क्या है व्हाइट फंगस? पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा पैनिक, बहुत ज़्यादा डर पैदा किया जा रहा है देश में, जो कि गलत है। इससे मरीज बहुत नर्वस हो रहे हैं, बहुत चिंतित हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। और ये जो व्हाइट फंगस की बात हो रही है, ये कैंडिडा एल्बिकेंस, ये बहुत कॉमन फंगस होता है। जैसे आपने देखा होगा लोगों को रिंगवर्म हो जाता है, जिसे हिंदी में दांत कहते हैं, वो ट्राइकोफाइटॉन से होता है और कैंडिडा एल्बिकेंस से होता है।
मेरा ख्याल है कैंडिडा एल्बिकेंस चूँकि देखने में वाइट होता है तो इसको वाइट फंगस नाम से प्रचारित किया जा रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है ऐसा नहीं है, और इसका भी निदान, इसका ट्रीटमेंट है। घबराने की बात नहीं है। और ये बहुत ही कॉमन फंगस है जो कि रोज़मर्रा में हम लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन उसी तरह जैसे ब्लैक फंगस एज ए सेकेंडरी इन्फेक्शन लोगों के अंदर आ रहा है, उसी तरह वाइट फंगस भी आ रहा है। अभी एक येलो फंगस की चर्चा हो रही है, मैं आपको बताना चाहूँगा एक रेड फंगस भी होता है जिसको हम लोग ट्राइकोफाइटॉन मेंटाग्रोफाइट कहते हैं, उस पर भी मैंने होम्योपैथी दवाओं को लैब में टेस्ट करके देखा है, हमारी दवाएं उसको भी इनहिबिट करती हैं। तो अभी जो आने वाले फंगस है उसमें रेड भी हो सकता है, तो इसको कोई घबराने की बात नहीं। मॉडर्न मेडिसिन में इसकी एंटी फंगल दवा जो कि एम्फोटेरिसिन भी सबको पता है, वो नॉन ड्रग है, लेकिन उसी के पैरेलल मैंने होम्योपैथी दवाओं की टेस्टिंग किया। ये मैं दिखाना चाहूँगा, इसमें कल्चर प्लेट्स आप देख रहे होंगे, इसमें मैंने एम्फोटेरिसिन बी और कीटोकोनाजोल जो एलोपैथिक एंटी फंगल दवाएँ हैं उसके पैरेलल एक्सपेरिमेंट करके मैंने एग्जिबिट किया था। ये 2015 में मेरा पेपर पब्लिश हुआ है, इंडियन जर्नल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी। ये हमारा पीयर रिव्यूड जर्नल है एंड इट इज पब्लिश्ड बाय सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक जर्नल इन द कंट्री, जिसमें कि ये पेपर मेरा पब्लिश हो चुका है। और इसका एडवांटेज अभी तक हमारी साइंस ने, हमारी काउंसिल ने और पब्लिक तक ये नहीं पहुंच पाया। मुझे लगता है ये समय आ गया है कि जो भी हमने एक्सपेरिमेंट्स किए प्रेलिमिनरी, उस समय मुझे नहीं मालूम था कि आज इतने ऑथेंटिक हो जाएंगे, रेलिवेंट हो जाएंगे। तो मेरा आग्रह यही है कि जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं इसके बेसिस पे अगर हम लोग मरीजों का ट्रीटमेंट शुरू करें उनके साइन सिम्टम के बेसिस पे, तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। वो चाहे ब्लैक हो, वाइट हो, येलो हो, और अभी हो सकता है आने वाले समय में रेड आ जाए। रेड फंगस मैंने बताया, उस पर भी दवाओं की मैंने टेस्टिंग करके पॉजिटिव रिजल्ट शो किया हुआ है। तो इस समय ये आ गया है कि उसका इस्तेमाल किया जाए। तो क्या ब्लैक फंगस की तरह वाइट फंगस भी कोविड-19 से रिलेटेड है? नो, ये एज ए सेकेंडरी इन्फेक्शन आता है, इसको हम लोग सेकेंडरी इन्वेडर कहते हैं, या एक और वर्ड होता है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अवसर पाके ये इन्फेक्शन लोगों के अंदर आता है। जैसे समाज में जो कमज़ोर वर्ग का आदमी होता है उसको सभी दबाते हैं, उसी तरह कोविड, अगर आप वीक हैं तो कोविड ज़्यादा इफेक्ट करेगा, और कोविड की वजह से इम्यूनिटी अगर कम हो रही है या दवा की वजह से इम्यूनिटी कम हो रही है तो ये सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो फंगल इन्फेक्शन बहुत रेयरली प्राइमरी इन्फेक्शन पैदा करता है, और प्राइमरी अगर होता है तो वो दांत, खाज, इस तरह की प्रॉब्लम पैदा करता है, न कि इतना सीवियर जो विभत्स रूप आ रहा है कि कंजंक्टिवाइटिस हो रहा है, स्टोमेटाइटिस हो रहा है, गैस्ट्राइटिस हो रहा है, फंगल निमोनिया हो रहा है। उसका कारण है इम्यूनो सप्रेशन। इस समय जो भी दवाएं हैं उनको देने से लोगों की इम्यूनिटी और ज़्यादा डाउन जा रही, उसकी वजह से ये फंजाई ज़्यादा आपको इफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं बार बार कहूँगा कि इसमें घबराने की बात नहीं है। होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसमें बहुत ही इफेक्टिव दवाएं हैं जो कि मैंने लैब में टेस्ट करके दिखा दिया है, उसको पब्लिश कर दिया है। इट्स नॉट माई प्रॉपर्टी, इट इज़ ऑलरेडी पब्लिश्ड इन नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल्स। अभी मैं बताना चाहूँगी एक नेशनल जर्नल ऑफ होम्योपैथी, इसमें भी मेरा पेपर पब्लिश हुआ था 2002 में। ये एक नया फंगस उस समय था, कार्बोनेरिया लुनाटा, ये भी इन्फेक्शन पैदा करता है। इस पर भी मैंने एग्जिबिट किया हुआ है कि हमारी दवाएँ इफेक्टिव हैं। तो कम से कम 6 फंजाई पे तो मैंने खुद काम किया और ये शो कर दिया है, एक रास्ता दिखा दिया है कि अगर इस तरह से एक्सपेरिमेंट किए जाए तो होम्योपैथिक सिस्टम में दवाएं निकाली जा सकती हैं। तो क्या है वाइट फंगस के सिम्टम्स और कैसा है इसका डायग्नोसिस? सिम्टम्स उसी तरह आते हैं, देखने में जैसे अगर ब्लैक फंगस है तो आँख या मुंह को ब्लैकिश होने लगता है। वाइट में ऐसा लगेगा जैसे कॉटन जैसे लीजन्स आपको दिखने लगते हैं वाइट से, तो उसको अपेरेंटली चूँकि सफ़ेद दिखता है इसलिए इसको वाइट फंगस कह दिया। बोटेनिकल नेम इसका कैंडिडा एल्बिकेंस है, और सिम्टम ऑलमोस्ट उसी तरह के आते हैं जैसे ब्लैक फंगस में आते हैं। तो उसमें कोई नई चीज़ नहीं है, दोनों का मैनेजमेंट बहुत आराम से किया जा सकता है। और
शरीर के किन अंगों में इस इन्फेक्शन का प्रभाव ज़्यादा आता है और ये इन्फेक्शन किस तरह से फैलता है? उसी तरह से चूँकि ये हवा में होता है, कपड़े में होता है, पानी में होता है, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन जब आता है तो पहले तो नाक में जाएगा या मुंह में जाएगा, या जो एक्सपोज्ड पार्ट है आँख, कान में भी जाता है। जो ब्लैक फंगस है यूजुअली वो कान बहने लगता है, तो या तो कान में गया, आँख में गया, मुंह में गया, नाक में गया। और अगर इस बैरियर को क्रॉस कर गया तो लंग्स में जाता है। ओरल कैविटी का अगर बैरियर क्रॉस किया तो स्टमक में आ जाता है, आंतों में चला जाता है। तो ऑर्गन जो अफेक्टेड होते हैं वो ऑलमोस्ट वही है जो ब्लैक फंगस में है। उसमें कोई नया रूप इसका नहीं है, सिर्फ देखने में वाइट लगता है। इसकी डायग्नोसिस के लिए क्या कोई टेस्ट उपलब्ध है, और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या इसका उपचार होम्योपैथिक माध्यम से हो सकता है? पहली बात तो इसको चूँकि क्लिनिकल डायग्नोसिस तो देखने से ही हो जाती है, लेकिन अगर उसका स्वाब लेकर के कल्चर किया जाए तो सेवराड डेक्सट्रोज अगर मीडिया होता है जिसमें कि इसको कल्चर करते हैं, वो टेक्निकल चीज़ है। जो पैथोलॉजिस्ट हैं या माइकोलॉजिस्ट हैं उसको बहुत आराम से स्वाब लेके उसको टेस्ट करते हैं, 72 घंटे के अंदर तो वो कल्चर ग्रो कर जाता है। कोई से 7 दिन भी लगाता है, और जैसे ही कल्चर वो प्लेट में आता है तो उसका अपरेंटली उसकी मार्फोलॉजी देख के उसको पहचाना जा सकता है, तो वो कन्फर्मेशन हो जाता है। रही बात ट्रीटमेंट की, क्लिनिकली दवाएं हमारे यहाँ मौजूद हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि फंगस भी बहुत दिनों से मौजूद है, दवाएं भी इसकी मौजूद हैं। लोगों को पता नहीं था कि ये दवा, कौन सी दवा किस फंगस में काम करेगी। इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए। मैंने बताया आपको, पहला एक्सपेरिमेंट 95 में किया, फिर 2002 में किया, और हमने अपनी गौरांग क्लिनिक में एक मेडिकल माइकोलॉजी लैब सेटअप किया जिसमें डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव रिटायर्ड साइंटिस्ट थे, वो काम करते थे, एक डॉक्टर B. चंद्रा थे, एज ए एक्सपर्ट वो काम करते थे। और हम लोगों ने यही काम करने के बाद, रिसर्च करने के बाद ये सारे पेपर पब्लिश किए हुए हैं, और जिसकी कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल चुकी है, लेकिन इसका इस्तेमाल अभी पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रहा है। जो हमारे यहाँ की दवाएं ऑलरेडी मौजूद हैं, हमें कोई नई दवा निकालने की ज़रूरत नहीं है। उन्हीं दवाओं को अगर हम एम्प्लॉय करेंगे मरीजों के, उनके साइन सिम्टम के बेसिस पे, तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। और ये कोई भी कॉम्पिटेंट होम्योपैथिक डॉक्टर वो कर सकता है इसका इलाज। जरूर इट्स नॉट माई स्पेशलिटी कि हमारी प्रोप्राइटी है कि हम ही कर सकते हैं या यही दवा कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। इन दवाओं को जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें बहुत सी दवाएं, जैसे आपको मैंने बताया था एस्परजिलस में एक सल्फर आयोडाइड दवा है, उसी तरह वाइट फंगस में थूजा ऑक्सीडेंटलिस, और तीसरी दवा एक अभी इस पर मैंने आपको दिखाया मेजेरियम 200 जो कि बहुत इफेक्टिव है। ये एम्फोटेरिसिन भी जो एलोपैथी की दवा है ऑलमोस्ट उसके बराबर रिजल्ट दे रही है। तो इन दवाओं को हम लोग मरीजों में एम्प्लॉय कर सकते हैं, दे सकते हैं। और यही नहीं, जो मरीजों के साइन सिम्टम होते हैं, जो ट्रीटिंग फिजिशियन है उनके बेसिस पे दवा सेलेक्ट करके देगा, तो आई एम 100% श्योर कि फंगल इन्फेक्शंस को मैनेज होम्योपैथी दवाओं से किया जा सकता है। इससे बचने का कोई तरीका, कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स? मैंने पहले बताया आपको कि हाइजीन को मेंटेन करना जरूरी, सफाई, नाखून कटे हुए होने चाहिए, कपड़े साफ होने चाहिए, और लिनेन को उनको डेटॉल में या कोई एंटीसेप्टिक लोशन में धोएं। कपड़ों को हमेशा धूप में सुखाएं, अगर नमी रह जाएगी तो उसमें फंगल स्पोर्स आ जाते हैं। तीसरी चीज़, डायबिटीज़ को कंट्रोल करें। अगर ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगा तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। मजबूरी में जो लोग स्टेरॉयड लेते हैं उनमें फंगल इन्फेक्शन होता है, तो वो मजबूरी होती है। अगर स्टेरॉयड की वजह से शुगर बढ़ गया तो उसको इंसुलिन दे करके कंट्रोल किया जाए तो फंगल इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाएंगे। और अगर नहीं कंट्रोल होता तो एंटी फंगल दवा देने के बाद उसको कंट्रोल किया जा सकता है। बट इट इज़ मैनेजेबल, इट इज़ ट्रीटेबल। और मेरा आखिरी सवाल, सोशल मीडिया पर ये खबर सुनने को मिल रही है कि वाइट फंगस ब्लैक फंगस से 4 गुना ज़्यादा खतरनाक है, तो क्या ये बात सच है? ये पैनिक क्रिएट कर रहा है। और कुछ दिन पहले मैं एक टीवी चैनल देख रहा था, उसमें पत्रकार ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि कोविड वायरस डेंजरस होता है, लेकिन उससे भी खतरनाक एक चीज़ होती है जिसका नाम है डर, फियर। तो फियर फैक्टर जो क्रिएट किया जा रहा है,
ये लोगों को ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा है। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, चिंताग्रस्त हो रहे हैं, नींद नहीं आ रही, इस तरह की सब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही है। तो ये हम लोगों को कहना कि ये इतने गुना ज़्यादा डेंजरस है, ये इतने गुना कम है, ये उसी तरह है जैसे कि भूत नहीं देखा और भूत से डर लगता है। तो मेरा ख्याल है ये मीडिया का रोल है, आपका भी रोल है कि लोगों को में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें और ये बताने की ज़रूरत है कि ये ट्रीटेबल है। ये जैसे कि कोविड है, उसमें मालूम है कि कोई नॉन दवा किसी भी पैथी में अभी नहीं है जो कि 100% क्लेम कर सके, लेकिन फंगल इन्फेक्शंस की दवाएं ऑलरेडी मौजूद हैं। एलोपैथी में भी है, होम्योपैथी में भी है और हो सकता है आयुर्वेदिक में भी हो, मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूँ। लेकिन ये जो पैनिक क्रिएट किया जा रहा है कि ये बहुत डेंजरस है, इसका इलाज नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये क्रांति है, इट कैन बी ट्रीटेड, इट कैन बी मैनेज्ड। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, अपना कीमती समय हमें देने के लिए और इस कठिन समय में ज्ञानवर्धन करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।